सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। तो किस हद तक सुधा मूर्ति अपनी मंजिल पाने के लिए जिद्दी थीं? आखिर क्यों उनके ही अपने परिवार और उनके कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी इस जिद को तोड़ने की कोशिश की? और कैसे कॉलेज में एंट्री लेने के बाद उन्होंने अपनी इस जिद से सामने आने वाली हर मुश्किल को इस तरीके से खत्म किया कि वो हमेशा हमेशा के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो गई। एक बार सुधा जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उच्च सफलता प्राप्त व्यक्तियों और छात्रों के समूह को संबोधित कर रही थी। तब उनसे एक मध्यम उम्र के व्यक्ति ने पूछा कि आप जितने आत्मविश्वास और सफाई से अपने विचारों को प्रकट करती हैं, मुझे लगता है आपने किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की होगी, किसी विदेशी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया होगा। इस पर बिना कोई समय गवाए सुधा जी ने तुरंत कहा, ये आत्मविश्वास BVB से आता है, यानी कि बसप्पा वीरप्पा भूमरद्दी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हुबली से आता है। हुबली कर्नाटका का एक मध्यम दर्जे का शहर है। बात 1968 की है। अच्छे नंबरों से 12th पास करने के बाद जब सुधा ने घर में बताया कि वो इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, तो ऐसा लगा मानो उन्होंने घर में बॉम्ब फेंक दिया हो। घर के हर सदस्य को शौक सा लग गया। सुधा अपनी दादी की फेवरेट थी, मगर उनकी इस बात पर दादी ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, सुधा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। अगर तुम इंजीनियरिंग करोगी तो उत्तरी कर्नाटका का कोई आदमी तुमसे शादी नहीं करेगा। इंजीनियर औरत से कौन शादी करना चाहता है? सुधा की दादी जी को लगता था सुधा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिसकी सहमति वो नहीं देंगी। सुधा के दादाजी इतिहास के टीचर थे। उन्होंने कहा, सुधा, तुम इतिहास में काफी अच्छी हो, क्यों नहीं तुम इस लाइन में कुछ करती? इंजीनियरिंग जैसे सूखे विषय के पीछे मत भागो। सुधा की माँ की गणित बहुत अच्छी थी। उन्होंने सुधा से कहा, क्यों नहीं तुम मैथ्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रोफेसर बन जाती? फिर तुम शादी के बाद भी काम और घर में संतुलन बिठा पाओगी। इंजीनियरिंग करके तुम ये संतुलन कभी नहीं बिठा पाओगी। सुधा के पिताजी का औरतों की शिक्षा में बहुत विश्वास था। उन्होंने एक क्षण सोचा और कहा, मुझे लगता है तुम्हें मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता। हमारे परिवार में कोई भी इंजीनियर नहीं है। मुझे लगता है ये पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है और अगर तुम इंजीनियरिंग करोगी तो तुम्हें अपने क्लास में कोई और लड़की नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि सुधा जी के हर रिश्तेदार को यही लगता था कि अगर सुधा इंजीनियर बन गई तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। पर सुधा जी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा था कि जब ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर अपने पैरों पर चलकर आ रहा था तो सब ने उसे डराया था, सब ने उसे रोकने की कोशिश की थी, पर उसने किसी की नहीं मानी और 17 साल तक यात्रा करने के बाद वो प्रसिद्ध हो गया। इसी किताब से और ह्वेनसांग से प्रेरणा लेकर सुधा जी ने कहा, मैं इंजीनियरिंग ही करना चाहती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब सुधा ने BVB कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर दिया। उनके हाई स्कोर को देखते हुए उनका एडमिशन भी हो गया, मगर उन्हें नहीं पता था कि उनके एडमिशन से कॉलेज का स्टाफ बहुत परेशान हो गया है। कॉलेज के प्रिंसिपल सुधा जी के पिताजी को पहले से जानते थे। एक दिन ये दोनों नाई की दुकान पर मिले। तब कॉलेज के प्रिंसिपल ने सुधा के पिताजी से कहा, डॉक्टर साहब, मुझे पता है आपकी बेटी बहुत होशियार है, पर अगर वो इस कॉलेज में आती है तो यहाँ वो अकेली लड़की होगी, उसे बहुत परेशानी होने वाली है। इस उम्र में युवा लड़कों के हार्मोन्स कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है वो सुधा को बहुत परेशान करेंगे। इन लड़कों को नहीं पता है कि लड़कियों से कैसे बात की जाती है। ज़रूरत पड़ने पर वो ना ही सुधा से कोऑपरेट करेंगे, ना ही उसकी कोई मदद करेंगे। और तो और कॉलेज में कोई लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं है, कोई रेस्टरूम नहीं है जहाँ वो फ्री टाइम में बैठकर आराम कर सके। मैं खुद 4 बेटियों का बाप हूँ और मुझे आपकी बेटी की बहुत चिंता है। उससे कहिए वो अपना निर्णय बदल ले। सुधा के पिताजी बोले, मैं आपसे सहमत हूँ, मगर प्रोफेसर साहब, मेरी लड़की ने कमर कस रखी है कि उसे इंजीनियरिंग ही करनी है। ओह, अगर ऐसा है तो उसे कहिएगा कॉलेज सिर्फ साड़ी पहनकर ही आए, बिना काम के लड़कों से कोई बात न करे। बेकार में अफवाह फैलेगी। ऐसी अफवाहों से समाज लड़कियों को अच्छी निगाह से नहीं देखता। घर पहुंचकर जब पिताजी ने सुधा को सब बताया तो इंजीनियरिंग करने के लिए वो हर शर्त मानने को तैयार हो गई। तो अब बारी आई फीस जमा करने की। इन सभी परेशानियों और डर का उपाय करने के लिए
सुधा की माताजी ने एक शुभ दिन फीस जमा करने के लिए चुना और वो था गुरुवार, जो कि बाई चांस महीने का आखिरी दिन था। कॉलेज की फीस थी 400 रुपये और उस समय घर में सिर्फ 300 रुपये ही बचे थे। सुधा के पिताजी बोले, अगले महीने की सैलरी आ जाने दो, फिर फीस जमा कर देंगे। माताजी नहीं मानी। उन्होंने कहा, आज ही शुभ दिन है, आज ही फीस जमा होनी है। आपको पता नहीं है मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, कितना बड़ा काम है ये। माँ पिताजी की बहस चल ही रही थी कि तभी पिताजी के असिस्टेंट अपने ससुर श्री पाटिल को लेकर आ गए, जो उस गांव के हेडमैन थे जहां सुधा का जन्म हुआ था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? पिताजी ने सारी स्थिति समझाई तो अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालकर पिताजी को देते हुए बोले, डॉक्टर साहब प्लीज इसे स्वीकार करिएगा। अरे जरा देखिए, बिटिया कुछ अलग हटकर करने जा रही है, मैं ये पैसे इसे गिफ्ट कर रहा हूँ। कहाँ माँ बाप अपने लड़कों को इंजीनियर बनाने के लिए लोन लेते हैं, अपना घर बेच देते हैं उनकी फीस जमा करने के लिए, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता कि उनका बच्चा ठीक से पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। और एक आप अपनी बेटी को देखिए, वो कितनी दृढ़ संकल्प है इंजीनियरिंग करने के लिए। पिताजी बोले, ठीक है, ये पैसे मैं कर्ज समझ कर ले रहा हूँ, अगले महीने की सैलरी आने पर वापस कर दूंगा। अब आई कॉलेज जाने की बारी, तो वो प्रिंसिपल जो पहले इतना डरा रहे थे, उन्होंने क्या किया? वो कॉलेज का पहला दिन था, सफेद साड़ी पहनकर सभी बड़ों के पैर छूकर माँ सरस्वती के आगे सर झुकाकर सुधा जी कॉलेज के लिए निकली। जैसे ही वो कॉलेज पहुंची, प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और एक चाबी पकड़ाते हुए बोले, दूसरे माले पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बगल में एक छोटा सा कमरा है, तुम जब चाहो उसका इस्तेमाल कर सकती हो। हृदय से धन्यवाद देते हुए सुधा कमरे तक पहुंची। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने दरवाजा खोला, पर वहां 2 टूटी हुई टेबल के अलावा पूरा कमरा धूल से भरा हुआ था, इतना कि उसमें घुसना मुश्किल था। मगर उन्हें देखते ही एक सफाई कर्मी दौड़ता हुआ आया और बोला, प्रिंसिपल साहब ने मुझे कल बताया था कि इस कमरे की सफाई कर देना। एक लड़की ने कॉलेज में एडमिशन लिया है, पर मैंने सोचा वो मजाक कर रहे हैं, मैं अभी से साफ कर देता हूँ। कमरे में टॉयलेट नहीं था। सफाई के बाद सुधा ने कहा, तुम ये झाड़ू यहीं छोड़ जाओ और मुझे गीला कपड़ा ला दो। सुधा ने अपने हिसाब से कमरे की फिर से सफाई की, अपने कपड़े झाड़े और फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर वो क्लास में पहुंची। 149 जोड़ी आंखें उन्हें ऐसे घूर रही थीं जैसे क्लास में कोई आकर्षक जानवर चला आया हो। वैसे ठीक ही तो था, क्लास के जू में वो 150वां जानवर ही तो थी। सीधा मुंह करके वो बैठने की जगह ढूंढने लगी। सामने की बेंच खाली थी, पर जैसे ही वो बैठने चली, उन्होंने देखा कुर्सी पर किसी ने नीली इंक छिड़क रखी है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर से इंक साफ करने की कोशिश की और कुर्सी के एकदम कोने में वो खुद को संभालते हुए बैठ गईं। पर इस बात की शिकायत उन्होंने किसी से नहीं की, क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले ही बताया था कि शिकायत करने से लड़कों को छेड़ने में और भी मजा आती है। सुधा ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के तरीके ढूंढे। इंजीनियरिंग को तपस्या समझा। अगले 4 सालों के लिए सफेद साड़ी पहनने, कोई क्लास न मिस करने, किसी से कोई नोट्स या किसी भी प्रकार की मदद न लेने का निश्चय किया। मिठाई न खाकर, जमीन पर सोकर, ठंडे पानी से नहाकर खुद को मजबूत बनाने का प्रण लिया। कॉलेज के टीचर्स बहुत अच्छे थे। वो सुधा का बहुत ख्याल करते थे और पूछते रहते थे, मिस कुलकर्णी सब ठीक तो है ना? कॉलेज के प्रिंसिपल इस बात की जांच करते रहते कि कोई लड़का सुधा को छेड़ तो नहीं रहा। बावजूद इसके क्लास के लड़के सुधा को परेशान करने के लिए नए तरीके ढूंढते रहते। एक बार उन्होंने बिना सुधा की जानकारी के किसी तरह फूलों का एक गुच्छा उनकी चोटी में अटका दिया और फिर पीछे से कोई लड़का बोलता रहा, फूलों का गुलदस्ता, फूलों की टोकरी। सुधा ने अपनी चोटी में हाथ घुमाया और फूल निकालकर किनारे पर फेंक दिए। क्लास के कुछ लड़के सुधा की तरफ कागज के जहाज बनाकर फेंकते, तो सुधा उन जहाजों को उठाकर चुपचाप अपने पास रख लेती। कभी वो पूछते, इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? पार्वती ने भी तपस्या की थी, पर उन्होंने तो तपस्या शिव को पाने के लिए की थी। तुम्हारा शिव कौन है? पर सुधा किसी को कोई जवाब नहीं देती। कॉलेज में फिश पॉन्ड नाम की एक स्टूडेंट फ्रेंडली एक्टिविटी होती थी, जिसमें एक बोल में कॉलेज के स्टूडेंट्स एक पेपर पर किसी के बारे में भी कोई राय या कमेंट लिखकर डालते थे, जिसे एनुअल डे पर पढ़ा जाता था। इन हंसने वाले कमेंट्स को सुनने के लिए
सभी लोग बड़े उत्सुक रहते थे, जिसमें ज्यादातर सुधा के बारे में होते थे। जैसे एक बार किसी ने लिखा, सजन रे झूठ मत बोलो, सुधा के पास जाना है। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स ये सुनकर सुधा की तरफ उनका रिएक्शन जानने के लिए देखने लगते। सुधा को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी सुधा का टारगेट थी अपनी पढ़ाई, इसलिए उन्होंने कभी कोई और बात नहीं बढ़ाई, जिसका नतीजा था कि सुधा हर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करती। कारपेंट्री और वेल्डिंग जैसे सब्जेक्ट्स में भी वो लड़कों से ज़्यादा अच्छा करती। हर बार यूनिवर्सिटी में वो टॉप रैंक कर रहती, और नतीजा ये हुआ कि लड़के जो उनका मजाक उड़ाते थे अब उनकी इज्जत करने लगे, उनसे नोट्स और उनकी ड्राइंग्स मांगने लगे। उनमें से कई आज भी सुधा के बहुत अच्छे मित्र हैं। कॉलेज के टीचर्स और कॉलेज का लाइब्रेरियन जो अक्सर सुधा को एक्स्ट्रा बुक्स देता था, सुधा की सफलता का आधार बने। 4 साल कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला। कॉलेज छोड़ते वक्त सबके साथ सुधा को भी बहुत दुख हो रहा था। एक डरी हुई लड़की आज आत्मविश्वास से भरी इंजीनियर बन गई थी। बाद में सुधा ने अपने पिताजी की याद में कॉलेज कैंपस में एक लेक्चर हॉल बनवाया। आज जब वो कॉलेज जाती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज की बेटी घर आई हो, उत्सव मनाया जा रहा हो। आज कॉलेज में उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के हैं। लड़कियां जीन्स टॉप और सलवार कमीज में घूमती हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी फील्ड में जब कोई इंसान कोई पहला काम करता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर यही परेशानियां उसे इतना मजबूत बना देती हैं कि वो एक उदाहरण बन जाता है। तो अगर आपको भी कभी ऐसा लगे कि आपको अपने काम पर बहुत विश्वास है मगर वो काम पहले किसी ने नहीं किया है, तो उस काम को करने से डरिए मत, परेशानियों का सामना करिए और आगे बढ़िए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।